हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। तो एज यू ऑल नो, पंजाब की 322 पोस्टें पीसीएस की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। ठीक है, अप्रैल आपका प्रीलिम्स, अप्रैल जो प्रीलिम्स आपका अप्रैल मई के अराउंड होना है आपका। तो इट इज द राइट टाइम टू ज्वाइन अस। कैसे? बिकॉज वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच फ्रॉम 7th ऑफ जनवरी एंड 15th ऑफ जनवरी ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं स्टूडेंट्स। और आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारे साथ, कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमें। नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास दिए गए। वाई, क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए, इसका पता आपको लगेगा हमारी टीम के साथ जुड़ के। ठीक है, जाइए ज्वाइन कीजिए, आपको सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। क्लियर? देखिए, आपको पता है कि आपके पास अब 40% आपके पास क्वालिफाइंग हो गया है सेट। बट क्या, देखो पहले जो टारगेट हमारा बहुत ज्यादा रहता था, अब हमारा टारगेट कम हो गया। कम से कम एटलीस्ट हम 120 मार्क्स के आसपास तो आएंगे, क्योंकि देखो बॉर्डर लाइन पे नहीं चलते होते कभी भी, याद रखना कि हमें सिर्फ 40 लेने। आप थोड़े से ऊपर जाइए, जब थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगेगा और एक जब एग्जाम अच्छा सा होएगा तो क्वालिफिकेशन भी आराम से हो जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। अभी हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन भी आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। क्लियर? तो चलिए चलते हैं। तो मैं अभी बता रहा हूँ, अगर सिर्फ और सिर्फ सीसेट क्वालिफाइंग भी है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आसान पेपर आएगा। याद रखना, जैसे यूपीएससी के ट्रेंड की मैं बात करूँ, क्वालिफाइंग है बट पेपर का लेवल बहुत बहुत जबरदस्त आता है। तो उम्मीद ऐसी की जा रही है कि अगर पीसीएस ने यूपीएससी का रास्ता अपनाया है तो डेफिनेटली जो आपका सीसेट का पेपर है काफी अच्छे लेवल का आने वाला है। ये समझ के चलिएगा, डरने की जरूरत नहीं है, बस इसको ध्यान से करने की जरूरत है। जुड़िए अभिमन्यु आईएएस के साथ, सारे सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। ठीक है, चलिए इसका पार्ट 1 हो चुका है, इसका पार्ट 1 मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, इसका पार्ट 1 मैं करवा चुका हूँ, पार्ट 2 इसका अभी जस्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, ये मेरा 2021 का पेपर है, सी सेट पेपर 2। चलिए, क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ मूविंग अ स्क्वायर लॉन, रिमूविंग अ स्क्वायर लॉन एट द रेट ऑफ 700 पर हेक्टेयर। भाई 700 पर हेक्टेयर इज कितना? 4375। द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस अराउंड एट द लॉन। देखो एक ये दिया हुआ स्क्वायर, एक देखो ये जो दिया हुआ है ना, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। स्क्वायर लॉन है कि जो लॉन है मेरे पास, जो भी गार्डन जो भी एरिया दिया वो क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, वो क्या मेरे पास, मेरा स्क्वायर लॉन है। अब देखो इसको आपने आगे कैसे लेके चलना है क्वेश्चन को। अब पहले इसको देखो, रेट 700 पर हेक्टेयर इज कितना? 4375। अच्छा देखो, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं यहां से इसको शुरू करते हैं, क्वेश्चन को शुरू कैसे करेंगे? टोटल कॉस्ट, अगर सपोज करो इसकी साइड ए है तो इसका एरिया क्या होगा? क्या इसका एरिया स्क्वायर होगा? बिल्कुल होगा। अब देखो टोटल कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट पर हेक्टेयर इनटू ऑफ टोटल एरिया। यहां से मेरा टोटल एरिया हेक्टेयर में आएगा, बस उसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे इजीली। देखो टोटल कॉस्ट कितनी दी है मुझे? 4375। ये याद रखिए, बहुत सारी चीजों में जो हमारे टाइल्स वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें भी ये काम आता है। ठीक है, जब अगर ऐसा क्वेश्चन कोई मिलेगा, डेफिनेटली जब हम करेंगे प्रीवियस ईयर तो हम डेफिनेटली उस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से करेंगे। तो कितना हो गया? 700 इंटू ऑफ टोटल एरिया। ठीक है, अब मेरे पास टोटल एरिया क्या आ गया इन हेक्टेयर? 4375/700। अगर मैं हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में चेंज करूं तो 10⁻⁴ से इसको मल्टीप्लाई कर दो। याद रखिएगा, हेक्टेयर को जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁴ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? मल्टीप्लाई कीजिए इसको जरा और डिवाइड कीजिए। 2 0 से 2 0 कट गया, 7 इक्के 42, 1 7, 7 दूनी 14, 3 5, 7 पंजे 35। तो कितना है ये मेरे पास? अगर मैं एरिया की बात करूं, टोटल एरिया, तो व्हाट विल बी माय टोटल एरिया? विल बी 625 इंटू ऑफ 100, यानी कितना आ गया?
62500 मीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास, आ गया। अच्छा अब मेरी ध्यान से बात सुनो, देखो एरिया दिया हुआ है किसका, स्क्वायर फील्ड का, और मुझे फिर क्या बोला गया, पुटिंग अ फेंस। अब पुटिंग अ फेंस अराउंड द लॉन एट द रेट ऑफ 45.45 पर मीटर। अब 45.45 हो गया, इसका मतलब क्या है, मतलब ये 45.45 को यूज कैसे करोगे, सबसे आसान चीज तो यही है। क्यों, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, पेरीमीटर। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए मुझे क्या चाहिए होगी, साइड। पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर होगा मेरे पास ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कितना होगा, पेरीमीटर मेरे पास 4 होगा, बिल्कुल पेरीमीटर 4 होगा मेरे पास, क्लियर। अब टोटल एरिया, टोटल एरिया अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 62500, ए कितना आ गया, रूट ऑफ 62500, यानी कितना 250 मीटर आ गया। अगर साइड की मैं बात करूं 250 मीटर ईच आ गई। इसका मतलब अगर मेरे पास ये 250 मीटर है तो 4 गुना 250 कितना हो गया, 1000 मीटर हो गया। ठीक है, फेंस, अगर हम यहाँ पे फेंस लगाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो वो अगर मैं यहाँ पे फेंस लगाता हूँ तो मेरे पास कितना होगा वो, 1000 मीटर, क्लियर। वो मुझे क्या करा क्वेश्चन में, एट द रेट ऑफ 45.45 पर मीटर, पर मीटर यानी 1 मीटर के लिए कितना जा रहा है, 1 मीटर के लिए कितना पैसा, 45.45, तो 1000 मीटर के लिए कितना होगा, 45.45 इंटू ऑफ एक साथ, दैट इज 45450। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। देखने में बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है, बट लॉजिकली जब हम करने जाएंगे तो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ चीजें हैं जो हमें समझ आनी चाहिए, क्लियर। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी डिजायरेबल लिंक्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, क्लियर। चलिए, इफ ग्रेटर देन इज इक्वल टू डिवाइड लेस देन, देखो ये दिया हुआ, मैं इसको बाउंड्री में डालता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो ग्रेटर देन इज इक्वल टू डिवाइड, लेस देन इज इक्वल टू प्लस, अच्छा जो आपका मल्टीप्लाई है वो इक्वल के इक्वल है, इक्वल टू के इक्वल है, और जो हैश है वो किसके इक्वल है, माइनस के। तो बताना करेक्ट एक्सप्रेशन कैसे होगा। देखो सबसे पहला ऑप्शन उठाओ, अब देखो जरा आप ध्यान से देखिए, कभी भी ना वो ऑप्शन उठाओ जहां पे डिवाइड होता ही नहीं। डिवीजन कहाँ पे, यहाँ पे डिवीजन है। अगर मैं ग्रेटर देन की बात करूं तो डिवीजन यहाँ पे है, देखो है ना, मतलब 4/20 1/5 आएगा। इसको होल्ड पे रख दो, जहां पे डिवीजन नहीं हो रहा उस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख दिया करो, फिर देखते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सेम आ रहा है, ठीक है। यहाँ और कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे 2 > 16, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है मेरे पास, 1/8 आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे जाऊँ फोर्थ ऑप्शन पे, 24 ग्रेटर देन का मतलब डिवाइड 4, मल्टीप्लाई का मतलब इक्वल टू 20, लेस देन का मतलब क्या है, +2, हैश का मतलब है -16। तो ये कितना हो गया, 6 इज इक्वल टू 22 - 16 इज इक्वल टू 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जहां पे भी आपको सबसे पहले डिवीजन को पकड़ लो। अगर कोई वैल्यू प्रॉपर डिवीजन दे रही है देन सॉल्व। अगर मेरे पास प्रॉपर डिवीजन है, अगर प्रॉपर डिवीजन है तो क्या करो, इसको तो कैरी फॉरवर्ड करो, अदरवाइज नेक्स्ट ऑप्शन पे जाओ, अदरवाइज गो टू नेक्स्ट ऑप्शन, क्लियर। देखो मैं अभी भी आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, प्लीज सीसेट को इतना कैजुअली लाइटली मत लीजिएगा कि अगर सीसेट का पेपर थोड़ा सा भी मुश्किल आया ना, बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। अगर मार्क्स नहीं जुड़ रहे इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। कुछ सोच के देखिए, एक लॉजिकली वे में अगर आप इसको सोचें तो क्या पढ़ना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। 40% का मतलब क्या है, 40% का मतलब क्या है, इतने मिनिमम चाहिए। अगर सोचो इतने भी ना आए फिर सीसेट के चक्कर में, यूपीएससी में कितने सारे बच्चों के अटेम्प्ट्स खराब होते हैं सिर्फ सीसेट के चक्कर में। मैं नहीं चाहूंगा, और चलो यूपीएससी हर साल निकल रहा है, बट पीसीएस कितने साल में निकला आपको खुद पता है, मुझसे ज्यादा आपको ज्यादा इसकी वेट थी, क्लियर। तो प्लीज मौका मत खराब करिएगा सिर्फ और सिर्फ सीसेट के चक्कर में, क्लियर। चलिए चलिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। और इसके साथ जहां तक मुझे पता है 4 क्वेश्चन थे, इसको आराम से बनाएंगे। इसके साथ 4 क्वेश्चन थे मेरे, चारों आराम से करेंगे। देखिए
देयर आर 5 बॉयज P, Q, R, S and T सिटिंग इन द फर्स्ट लाइन फेसिंग साउथ। मतलब अगर मैं बात करूं, ये पहली लाइन है मेरी और फेसिंग साउथ है, फेसिंग साउथ। ठीक है, देखो, ठीक है, एंड ए बी सी डी सिटिंग इन द सेकंड लाइन पैरेलल टू द फर्स्ट लाइन एंड फेसिंग नॉर्थ। ये क्या है? फेसिंग नॉर्थ। यहाँ पे ए, कैपिटल बी, सी, डी एंड डी, यही है। यहाँ पे क्या? पी, क्यू, आर, एस एंड टी, यही है। पी, क्यू, आर, एस, टी, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब ध्यान से कुछ डेटा दिया, उस डाटा को समझो। क्या दिया है? अब देखो जरा एक चीज आपको बताऊं, जब आप नॉर्थ में रहोगे ना, जब आप नॉर्थ फेसिंग हो, ये नॉर्थ है, ये आपका राइट रहेगा और ये आपका लेफ्ट रहेगा। जब आप साउथ फेस कर रहे हो, जब आप साउथ फेस कर रहे हो, तो ये आपका राइट हो गया और ये आपका लेफ्ट हो गया। ये बात ध्यान रखना बस। नॉर्थ साउथ के केस में राइट एंड लेफ्ट आपका अलग अलग हो जाता है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। क्लियर? चलिए, ए इज सिटिंग वन ऑफ द एंड। अब देखो, ए या तो यहाँ पे है या ए यहाँ पे है। अब मुझे नहीं पता भाई ए कहाँ पे है, ठीक है, आई डोंट नो द पोजीशन ऑफ ए, बट मुझे इतना पता है ए किसी एक एंड के पोजीशन पे है। देखते हैं क्या, हु इज जस्ट नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ एस। मतलब अगर ये एस है, सपोज करो ये एस है, तो इसके जस्ट साथ में कोना क्या हो, बिकॉज मैंने अभी बताया कि लेफ्ट किस साइड होगा, इस साइड लेफ्ट होगा आपका। ठीक है, तो अगर एस यहाँ पे, क्योंकि एस के साउथ फेसिंग, तो एस का लेफ्ट किस तरफ होगा? एस का लेफ्ट इस तरफ होगा। ठीक है, एस इज ऑपोजिट टू ई, और ये क्यू किसके ऑपोजिट है? क्यू ऑपोजिट है ई के। ये स्ट्रक्चर मेरे पास एक डन हो गया, जिसे मुझे प्लॉट करना है इसमें। पी एंड आर आर डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर। देखो, पी एंड आर आर डायगोनली ऑपोजिट, मतलब अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे आर है, अगर यहाँ पे आर है तो यहाँ पे बी है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, अच्छा, लास्ट क्या दिया है? T इज ऑपोजिट टू सी, हु इज जस्ट नेक्स्ट राइट ऑफ ए। अब देखो, ए ये है, ए आपका नॉर्थ फेसिंग है, तो ए का राइट क्या हुआ? ए का राइट ये हुआ, इसका मतलब ए यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ से मेरे दो तीन पोजीशन सॉल्व हो गए। अब देखना कौन कौन सी, अगर मैं बात करूँ कौन कौन सी पोजीशन मेरी सॉल्व होगी। अगर ए यहाँ पे नहीं आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे बी आएगा। अगर बी यहाँ पे है तो बी एंड आर आर और डायगोनल ऑपोजिट, तो आर यहाँ पे आएगा। ये हो गया। अच्छा, बी एंड आर आर डायगोनल ऑपोजिट टू ईच अदर, बी और आर मेरे पास डायगोनल ऑपोजिट हो गए, ये यहाँ पे। अच्छा, टी इज ऑपोजिट टू सी, हु इज जस्ट नेक्स्ट ऑफ ए, सी यहाँ पे आ गया, और टी क्या है? इसके ऑपोजिट में। तो ये मेरे पास पोजीशन अभी तक आई है, समझा की बात? ये पोजीशंस मेरे पास अभी तक प्लॉट हो चुकी हैं, और अब मुझे अगला देखना है इसमें और कुछ बन रहा है। देखो, ये वाला आया था एस क्यू ई, देखो, और एक यहाँ पे ऐसे करके, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये पोजीशंस है। अब देखो, एस एंड क्यू मुझे प्लॉट कर रहे हैं। देखो, या तो एस यहाँ पे, क्यू यहाँ पे, एस यहाँ पे, क्यू यहाँ पे, ऐसा कुछ। बट यहाँ पे दे रखा है क्यू हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ एस इज ऑपोजिट टू ई, पी एंड आर आर डायगोनली ऑपोजिट, इज ऑपोजिट हु इज जस्ट नेक्स्ट राइट ऑफ ए। अब देखो, इनको जब मुझे प्लॉट करना है तो ई, अगर सपोज करो एस और क्यू मैंने यहाँ लिया, तो ई यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे बी है। अगर यहाँ पे ई है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा? क्यू, और यहाँ पे क्या होगा मेरे पास? एस। कितनी सुंदर प्लॉटेशन हुई है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन था आपका, डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इसको आप पजल के अंदर भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको आप सिटिंग अरेंजमेंट भी बोल सकते हो, जो आपका दिल करे बोल लो। समझ आ गई बात? पजल के अंदर ज्यादा आएगा, सिटिंग अरेंजमेंट आएगा तो नॉर्मल आएंगे। ठीक है, क्लियर? होपफुल ये क्लियर होगा। अब मुझे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यहाँ पे एक एक चीज मैंने डिफाइन की हुई है, चाहे दिख नहीं रहा, क्योंकि ऑपोजिट क्या है मेरे पास? ई। ठीक है, चलिए, अब देखो क्या दिया, विच पेयर आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, सी डी एंड आर टी। सी डी एंड आर टी, देखो, सी डी एंड आर टी ना जी, सी डी और आर टी ऑपोजिट नहीं है। ए सी एंड एस पी, ए सी एंड एस पी भी ऑपोजिट नहीं है।
CD and TS, CD and TS, CD and TS, जी हाँ, CD and TS are opposite to each other, ठीक है, तो CD and TS opposite to each other, तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। अगर एक बार आपकी प्लॉटेशन ढंग से होगी ना, फिर आप जैसे मर्जी क्वेश्चन को कीजिए, आपकी आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, बट अगर वो प्लॉटेशन गलत है, अगर यही गलत है, तो सारे क्वेश्चन गलत मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी, देखो थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ठीक है, थर्ड राइट में होगा सी, ये रहा राइट, कौन सा, पहला राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट, तो क्या आंसर आ गया मेरे पास, बी, बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर, अब डायगोनली ऑपोजिट कौन कौन से मेरे पास, एक तो बी एंड क्या था मेरे पास, बी एंड आर था, और ए एंड यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे पी था, पी बचा, अगर यहाँ पे आएगा तो ए एंड पी, क्या ए एंड पी आंसर है मेरा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। जल्दी से इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है हमारे पास, एंड दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्लियर। चलिए, अगर मैं कहूं ये सबसे टफ क्वेश्चन है, इस 4-5 क्वेश्चंस में से तो गलत नहीं होगा, देखिए क्वेश्चन क्या दिए, क्वेश्चन इज सी एंड डी, पी एंड टी एंड क्यू एंड ई इंटरचेंज देयर पोजीशन, तो पहले बताना पड़ेगा मुझे, इसको बनाते हैं जरा, देखो क्या दिए, साउथ फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर। अब देखो, अच्छा इसको फटाफट बना लेते हैं, आर टी एस क्यू पी, आर टी एस क्यू, हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास ए सी डी ई बी, ए सी डी ई एंड, ये मेरे पास फाइनल आया था जो मैंने बनाई थी, ठीक है। अब सुनो तेरे ध्यान से, सी एंड डी, पी एंड टी, भाई सी और डी ने पोजीशन चेंज कर ली, सबसे पहले सी और डी की पोजीशन चेंज करो, डी टी, ठीक है, सी एंड डी की पोजीशन चेंज होगी, पी एंड टी, पी एंड टी, मतलब यहाँ पे पी है और यहाँ पे अब टी है, तो पहले वाली पोजीशन को मैं मिटा देता हूँ, ये टी और ये पी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है मुझे वो, क्यू एंड ई, क्यू एंड ई, यहाँ पे आएगा क्यू और यहाँ पे क्या आएगा ई, क्यू एंड, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक लिख लो, क्यू चलिए, देन हु विल बी सेकंड पर्सन to the right of the person who is opposite to the second to the right of D। अब मेरी बात देखो ध्यान से सुनो, जब भी ऐसा आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आए ना, आपने हमेशा क्या करना है, आपने हमेशा उल्टा पढ़ना है क्वेश्चन, क्या बोला, सेकंड टू द राइट ऑफ डी, मतलब डी है, इसके सेकंड राइट में डी आ गया, इसका पहला राइट और इसका दूसरा राइट, यानी क्यू, वो बात कर रहा है क्यू इसके ऑपोजिट की, इसके ऑपोजिट क्या है ई, ठीक है, सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन। अब देखो साउथ फेसिंग है, इसका राइट क्या होगा, पहला पहला राइट और दूसरा राइट, यानी आंसर कितना आ गया मेरा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। तो होपफुली आपको सोल्यूशन पसंद आ रहे होंगे, और जिस बच्चे ने या जिस स्टूडेंट ने पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा, वो भी प्लीज देख लीजिए अभी के अभी, ठीक है। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा, जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं आपको, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग न्यू बैचेस सून, ठीक है, और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साफ साफ मिल जाएंगे आपको, क्लियर। चलिए, सेट M has 42 students and set N has 60 students। कि M में कितने स्टूडेंट हैं, 42, N में कितने, 60 स्टूडेंट, एट लीस्ट 12 ऑफ द स्टूडेंट इन सेट M आर नॉट इन सेट N। अब देखो ये थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप सेट थ्योरी का क्वेश्चन नहीं बोल सकते, इसका आप सिंपल एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन बोलोगे, ठीक है। देखो, अगर मैं M की बात करूं, क्या मेरे पास 42 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एंड सेट N, सेट अगर मैं N की बात करूं, इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, इसमें 60 स्टूडेंट्स, एट लीस्ट 12 ऑफ द स्टूडेंट इन सेट M आर नॉट इन N। अब देखो जरा,
सपोज करो ये सेट एम है और इसमें 42 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और ये स्टूडेंट एन है जिसमें कितने स्टूडेंट हैं, 60 स्टूडेंट है। देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा पकड़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। एट लीस्ट 12 ऑफ द स्टूडेंट इन सेट एम आर नॉट इन एन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा है, एम इन एंड, सॉरी एम इन एन, ये पोर्शन क्या है, एम इन एन, ये पोर्शन है, एम इन एन का पोर्शन है कि भाई एम वाले वो प्रोडक्ट जो एन के अंदर इंक्लूड हो रखे हैं। मतलब अगर मैं यहां बात करूं, यहां भी नहीं है, एटलीस्ट 12 तो नहीं है। मतलब ये क्या होगा भाई, अगर 12 नहीं है, अगर ये 12 नहीं है तो ये क्या 0 to 12 हो सकती है। देखो सोच के देखो, थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। क्या यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इसकी जो पॉसिबिलिटी होगी वो 0 से लेके 12 होगी, गलत। देखो नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट 12 ऑफ द स्टूडेंट इन सेट एम आर नॉट इन एन। तो यहाँ की पॉसिबिलिटी और यहाँ की पॉसिबिलिटी दोनों अलग अलग होने वाले हैं। क्या होने वाली है वो देखो जरा प्लीज, ठीक है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या आएंगे भाई 0 to 30 और यहाँ पे 12 से 42, बिल्कुल सिंपल। अगर यहाँ पे 12 से 42 है तो यहाँ क्या होने वाला है, 30 to 60 हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल बन गया। क्योंकि अगर एन में टोटल 60 है, 30 तो यहीं पे है ना, 0 से 30 तो यहाँ हो सकता है, सिंपल। ये डाटा बिल्कुल सिंपल था जो अभी आपने स्क्रीन पे देखा, ठीक है। प्लीज इसको नोट कीजिए, आगे चलेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मुझसे, क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट एन दैट आर नॉट इन एम। देखो 32 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 45 हो सकता है 28 नहीं हो सकता, 42 भी हो सकता है, क्योंकि 30 से 60 के उसमें जो 30 से 60 का राउंड है उसमें आ ही नहीं रहे। क्लियर। तो ये बहुत अच्छा सेशन था। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट इज, चलिए तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। देखो सबसे पहली बात, इतनी नंबर ऑफ, ये सोचो इतने साल बाद पेपर निकला है, खुद सोचिए कितने साल बाद पेपर निकला, बहुत टाइम बाद निकला ना। तो अगली बार कब निकलेगा हमें भी नहीं पता, क्या पता अगले साल निकले, क्या पता उससे अगले साल निकले। तो जब एक मौका मिला ना तो प्लीज ग्रैब कर लीजिए। जो भी बैच के लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं सारे के सारे। क्लियर। कोई डाउट हो तो नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, नंबर्स भी दिए गए हैं। वी आर स्टार्टिंग न्यू बैच फ्रॉम 17th एंड 15th ऑफ जनवरी। एक चीज मैं फिर आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि सी सेट बहुत इजी आएगा, भाई 40% नंबर ही तो लेने हैं ओनली। अगर मैं ये बोलूं कि ओनली 40% नंबर ही तो लेने हैं, सिर्फ ओनली अगर लगा दूं ना तो बहुत आसान सा लगेगा कि यार तो बहुत आसान सी चीज है, बट दैट इज नॉट द केस। अब समझिए, जैसे मैं बात कर रहा हूं, अगर जो आपका पीसीएस का एग्जाम है अगर वो यूपीएससी को फॉलो कर रहा है, अगर वो यूपीएससी के ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है कि भैया यूपीएससी ने क्वालिफाई किया तो हम भी क्वालिफाई कर देते हैं, तो आपको क्या लग रहा है ये 40% का जो लेवल है वही लेवल रहने वाला है जो पहले वाला है? डेफिनेटली लेवल विल इंक्रीज, पक्की बात है लेवल बढ़ेगा, हो ही नहीं सकता लेवल कम आए। तो अगर देखो यूपीएससी में हर साल मैक्सिमम बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं प्रीलिम्स में, सिर्फ सी सेट की वजह से। मैं नहीं चाहूंगा कि यार 4-5 साल के बाद एग्जाम निकले तो सिर्फ सी सेट की वजह से आप जाओ। क्लियर है की बात। आप सी सेट के लिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। गिवन नंबर्स पे कॉल कीजिए अगर आपको सी सेट की तैयारी भी करनी है, ठीक है। जुड़िए मेरे साथ, क्योंकि सी सेट 40% लेने में बहुत मुश्किल आएगी, मुझे पता है अभी से। तो प्लीज ये इजी नहीं रहने वाला, ये इजी नहीं रहेगा बिल्कुल भी, बिकॉज यूपीएससी का जो पैटर्न है वो भी यही कहता है कि हर साल एग्जाम और डिफिकल्ट हो रहा है, क्या क्या टॉपिक्स बढ़ रहे हैं, कैसे कैसे बढ़ रहे हैं, एनालिसिस हम सारे के सारे करेंगे। बट अभी आपको जुड़ना हमारे साथ, और प्लीज इस सेट को हल्के मत लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो भी लिंक है स्टूडेंट्स वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। थैंक यू।